आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ व्यवहारात्मक उपागम। देखिए, हमने अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत अध्ययन किया कि शिक्षा प्रक्रिया और मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन उपागम है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। शिक्षा प्रक्रिया में मैंने आपको 3 बिंदु बताए, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। मूल्यांकन में भी 3 बिंदु मैंने आपको बताए, शिक्षक की शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहारात्मक उपागम और सीखने के अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन, शिक्षण उद्देश्य। देखिए, बिना मूल्यांकन के शिक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को व्यक्ति जब करता है तो उसका उसे फीडबैक ज़रूरी होता है, उसका मूल्यांकन कर लेना ज़रूरी होता है और मूल्यांकन के आधार पर ही वह डिसीजन ले पाता है कि जो प्रक्रिया उसने अपनाई है, जो तकनीक उसने काम में ली है, जो कार्य उसने जिस उद्देश्य से शुरू किया है, आरंभ किया है, वह कार्य कितना सफल हो पाया है, उसमें उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, जिन उद्देश्यों को लेकर वह आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या वह वर्तमान उपागमों के माध्यम से उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक ऐसा संबंध होता है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसी अंतःक्रिया होती है जिससे कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वह किसकी होती है? वह होती है शिक्षक की, कि शिक्षक द्वारा शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वह होता है शिक्षार्थी को शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कराना। शिक्षार्थी को शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कराना। अब इसके लिए कि इन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति एक शिक्षार्थी पूरी तरीक़ा से कर सके, 100% इसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, इसके लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, तकनीकों का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का। जैसे हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हैं, तकनीकों का प्रयोग करते हैं, आइडियाज़ लाते हैं, नए नए विचार लाते हैं, नवीनीकरण करने का प्रयास करते हैं। अगर परंपरागत रूप से हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हम उस क्षेत्र में नवीनीकरण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार शिक्षक एक मेन रोल के रूप में होता है। हालांकि वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वह पूरी तरह से बालक ही होता है, शिक्षार्थी ही होता है, लेकिन इस केंद्र बिंदु को घुमाने, आगे ले जाने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, वह किसका होता है? एक शिक्षक का होता है। तो शिक्षक इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने शिक्षण में भिन्न उपागमों का प्रयोग करता है और उन उपागमों की जांच के लिए उसे मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, कि मूल्यांकन किया जाए कि वास्तव में जो छात्र, क्योंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमें समान रूप से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि हमारा उद्देश्य है कि सारे विद्यार्थी सफल हो और 80% लेकर सफल हो, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्तिगत भिन्नता है, विचारात्मक भिन्नता है, वह इतनी ज़्यादा होती है हमारे सामने कि हम सभी को एक साथ एक ही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करवा सकते हैं। उसमें से कुछ 80% लाएंगे, कुछ 90 भी लाएंगे, कुछ 60 लाएंगे और कुछ 40 भी लाएंगे। तो ऐसे लेवल हमारे सामने होते हैं। तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षक के सामने आ जाता है कि वास्तव में वह ऐसे कौन से उपागमों का प्रयोग करे जिससे कि समस्त विद्यार्थी औसत रूप से आगे बढ़ते जाएं और जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति हमें हो जाए। अब देखिए, शिक्षण की समस्त क्रियाओं का इस प्रकार मूल्यांकन किया जाना भी जरूरी है और छात्रों की उपलब्धियों के आधार पर उनके सीखने के अनुभवों, समस्त साधनों, समस्त उपागमों आदि के संबंध में शिक्षक द्वारा ही निर्णय लिया जाता है
कि वास्तव में जो कार्य किया जा रहा है वह अपने निर्धारित उद्देश्य तक पहुंच पा रहा है, निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पा रहा है अथवा नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस प्रकार इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया में केंद्र बिंदु तो एक शिक्षार्थी होता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य होता है, वह शिक्षक का होता है, जिसके द्वारा भिन्न प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, मानदंड परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है। किन परीक्षाओं का? मानदंड परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है शिक्षक के द्वारा। अब बात आती है कि शिक्षण की सभी क्रियाओं को उद्देश्य केंद्रित बनाने का कार्य किसका होता है? एक शिक्षक का होता है। अब इसके लिए आकलन के विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया जाता है। आकलन उपागम शिक्षा में एक नवीन प्रक्रिया के रूप में आकलन उपागम शिक्षा की प्रक्रिया में एक नवीन साधन के रूप में कार्य करते हैं, एक नवीन प्रक्रिया है। यह क्या है? एक नवीन प्रक्रिया है। आकलन उपागम एक शिक्षा प्रक्रिया में एक नवीन प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों का के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही आकलन कहलाती है। अब देखिए हमारे सामने बात आती है आकलन क्या है, कि आकलन किसे कहते हैं, क्यों किया जाता है। विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही आकलन कहलाते। विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में देखिए हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसका मेन लक्ष्य है बालक का व्यवहार परिवर्तन करना। इसी के लिए अधिगम प्रक्रिया चलती रहती है कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा बालक के व्यवहार को हमें क्या करना है? परिमार्जित करना है। तो इस व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन यानी कि जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, जो डाटाज हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी साल जो विद्यार्थी विद्यालय में जितनी भी एक्टिविटी करता है उनका डाटा शिक्षक को अपने पास रखना होता है। उस डाटा के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर ही शिक्षक किसी विद्यार्थी के विषय में घोषणा कर सकता है, किसी बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में नई तकनीकों का उपयोग कर सकता है। तो इसलिए जो डाटास हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, पूरी साल विद्यार्थी द्वारा जो विद्यालय में कार्य किए गए हैं, उनसे जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं और उनके द्वारा जो व्याख्या की गई है, उन डाटास के द्वारा जो रिजल्ट हमारे सामने निकल के आता है, वह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। कि हम ये जान
जान सकें कि विद्यार्थी किस क्षेत्र में कितनी उन्नति कर रहा है, वहाँ पर उसकी कितनी कमी मौजूद है, उसे किस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बाधाएं आ रही हैं, और उन बाधाओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है, वे बाधाएं कौन सी हैं और किस कारण से विद्यार्थी के सम्मुख आ रही हैं। तो इस प्रकार आकलन का कार्य यही है कि बालकों के जिस उद्देश्य का निर्धारण किया गया है, जिस व्यवहार परिवर्तन की हमने बालकों में उम्मीद की है, उस व्यवहार परिवर्तन को हम कहाँ तक संभव बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी चालू हो जाती है। तो आगे है मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षण तथा परीक्षण। अब मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षण तथा परीक्षण साथ साथ किया जाता है। मूल्यांकन की जो प्रोसेस शिक्षक द्वारा अपनाई जाती है, उसमें शिक्षण भी जरूरी होता है और परीक्षण भी जरूरी होता है। कि शिक्षण द्वारा छात्र को गाइड किया जाता है कि आपके द्वारा ये कार्य ऐसे किया जाना है। परीक्षण द्वारा शिक्षक द्वारा ये देखा जाता है कि वास्तव में यह कार्य दिए गए निर्देशों के अनुसार सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को देखना जरूरी होता है। यह सारा कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया में संभव होता है, जो कि शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मूल्यांकन का प्रयोग अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। ये जो मूल्यांकन है वह एक व्यापक प्रोसेस है, व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर ही किसी भी बालक के विषय में स्पष्ट घोषणा की जाती है कि वास्तव में यह इस क्षेत्र में अपने आप को साबित कर सकता है, इसका बौद्धिक स्तर इस प्रकार का है, यह इस उपलब्धि स्तर तक पहुंच चुका है। इसमें मापन छात्रों की निष्पत्तियों तक ही सीमित नहीं होता, अपितु शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। यानी उपलब्धि स्तर तक ही सीमित नहीं होता कि उसने क्या प्राप्त किया है। इसमें जो मापन किया जाता है वह उपलब्धि स्तर तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उपलब्धि स्तर तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक होता है। इसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी स्तरों की जांच की जाती है, जिससे किसी बालक के साथ पक्षपात नहीं हो, कि किसी बालक का भविष्य खराब नहीं हो सके, उसके विषय में स्पष्ट घोषणा की जा सके, उसका सर्वांगीण विकास किया जा सके, क्योंकि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना ही होता है। परीक्षा केवल बालकों के निष्पत्तियों के मापन तक ही सीमित रहती है। देखिए, अमूमन मूल्यांकन के लिए परीक्षा का प्रयोग किया जाता है, परीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो परीक्षा तो केवल उसके अंकन तक ही सीमित रहती है, निष्पत्तियों के अंकन तक ही सीमित रहती है, मापन तक ही सीमित रहती है। लेकिन मापन वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय गुणों को मात्रा में मापन कर लिया जाता है। परीक्षा में उसके अंक प्रदान किए जाते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट में इतने अंक प्राप्त किए हैं, जबकि मापन में उसके जो संपूर्ण गुण हैं उनका अंकन किया जाता है, उनके विषय में घोषणा की जाती है। गुणों की मात्रा में, क्वांटिटी में मापन किया जाता है कि वास्तव में इसमें कौन सा गुण सर्व से जाता है, यह किस क्षेत्र में
अच्छा है, इसका व्यवहार सबसे अच्छा व्यवहार कौन सा है? मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन और शिक्षण की प्रक्रिया के उपकरणों और विधियों का मापन किया जाता है। मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन व्यापक प्रयोग कैसे है? मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन और शिक्षण की प्रक्रिया के उपकरणों और विधियों का मापन किया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया के उपलब्धियों, उपकरणों और विधियों का मापन किया जाता है। मूल्यांकन में बालक के संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन और शिक्षण की प्रक्रिया के संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन और शिक्षण की प्रक्रिया के उपकरणों और विधियों का पूरी तरह से मापन किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन अपने आप में एक व्यापक शब्दावली है, व्यापक अर्थ को व्यक्त करता है कि वास्तव में आपके द्वारा जो मूल्यांकन किया जा रहा है उससे छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। जिस परिवर्तन का उद्देश्य हमने बनाया था, छात्र के व्यवहार के परिमार्जन के लिए जो शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, क्या आपके अधिगम प्रक्रिया से, आपकी शिक्षण प्रक्रिया से बालक उस व्यवहार परिवर्तन को प्राप्त कर पाया है? बालक में वह परिवर्तन देखा जा सका है या नहीं देखा जा सका है? इसके लिए आपने जिन उपकरणों और विधियों का प्रयोग किया है, शिक्षक द्वारा जिन उपकरणों और विधियों का प्रयोग किया गया है शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत, क्या उनके द्वारा आपको लक्ष्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है? अगर हुई है तो कितनी सीमा तक हुई है, कितने % हुई है, किस सीमा तक वह सफल हुए हैं? अगर ये उपकरण और विधियां सफल नहीं हुई हैं, कहीं पर इनका प्रभाव कम है, तो इसके कारणों का पता लगाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि पहला निदान किया जाता है, कारणों का पता लगाया जाता है। निदान होने के पश्चात, डायग्नोसिस होने के पश्चात उसका इलाज किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। तो फिर बाद में उपचारात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जो उपकरण और विधियां आपके द्वारा काम में ली गई थी उनमें इस प्रकार से बालक के लिए सुधार की आवश्यकता है, या उन उपकरणों और विधियों के द्वारा सभी बालक एक साथ एक गति से आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें सभी बालकों की प्रगति निहित होती है, इसलिए आपको इनमें परिवर्तन करना आवश्यक है। इस प्रकार मूल्यांकन का क्षेत्र जो है वह बहुत व्यापक हो जाता है। विद्यालय में बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है, वह विशेष प्रकार के अनुभव अपने विद्यालय के जीवन में प्राप्त करता है। इन अनुभवों से उसके ज्ञान में वृद्धि, सोचने का ढंग बदलता है। देखिए, सबसे बड़ा मेन जो कार्य है विद्यालय का, कि विद्यालय एक मंदिर की तरह बालक के लिए कार्य करता है। बालक विद्यालय में विद्या ग्रहण करने आता है, शिक्षा ग्रहण करने आता है, और विद्यालय में आकर उसे ऐसा परिक्षेत्र मिलता है कि वह अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वह समाज से जुड़ने का प्रयास करता है, वह भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, वह अपने कक्षा के साथियों, टीचर्स और विद्यालय के वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों, समाजों को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार से बालक के जो विचारशीलता है उसमें वृद्धि होती है। किसके माध्यम से? विद्यालयी परिक्षेत्र के माध्यम से। तो आपके द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो कि विद्यार्थी को इन सबको जानने में, इन सबके साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान
कर सके। ना कि आपकी विधियाँ और आपके उपकरण, आपकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि बालक को इस प्रकार के समायोजन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए ह्यूमन नेचर है, हम किसी नई जगह जाते हैं और नए व्यक्ति से हमारा संपर्क होता है तो हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है, असहज हम अपने आप को महसूस करते हैं, चाहे वह हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, चाहे वह कम इंटेलिजेंट हो। एक दूसरे के विचारों से सहमत होने में थोड़ा समय बालक को लगता है, किसी भी व्यक्ति को लगता है। तो ये इतना बड़ा परिसर है, इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, बहुत सारे लोग हैं, भिन्न प्रकार की संस्कृतियों से जुड़े हुए, भिन्न प्रकार की विचारधाराओं से जुड़े हुए व्यक्ति बालक को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। उन सब के साथ एक साथ समायोजन बालक नहीं बिठा पाता है। हर तरह के माहौल को समझने में, हर तरह के माहौल को में ढलने में उसको टाइम लगता है, उन सब के बीच अपनी पहचान बनाने में उसे समय लगता है। तो यही शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य है कि जैसा परिवर्तन आप बालक में चाहते हो तो इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आप उसे ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसे उपकरण, ऐसे विधियाँ प्रदान कीजिए जिससे कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति को सहज बना सके। तो मूल्यांकन के द्वारा हमें इस चीज़ का पता लगता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके सोचने का ढंग बदलता है, उसकी कार्यशैली में भी परिवर्तन होता है। आपको एक एग्जांपल दे दूं कि बीएड में हमारे पास बहुत सारे व्यक्ति बालक आते हैं, बालक कह सकते हैं उनको, व्यक्ति भी कह सकते हैं, हमारे लिए तो स्टूडेंट ही हैं, लेकिन वह अपनी एक सोच लिए हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि कई जगह माहौल ऐसा है कि बीएड में हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, बीएड कॉलेजों में हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। और कई बच्चे उनमें से ऐसे आते हैं कि उनके लिए बीएड ही एक अनुशासन का नाम होता है। तो उन बालकों को जो पहले से उस स्थिति से अवगत होते हैं, उन बालकों को कुछ प्रशिक्षण देने में हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। लेकिन जिस बालक की मानसिकता ही इस प्रकार की है कि नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे कॉलेज में कोई पढ़ाई के लिए नहीं आता है, या ये अनुशासन मेरे लिए नहीं है, ये डिसिप्लिन मेरे लिए नहीं है, तो ऐसे बालकों को हमें मैनेज करने में, ऐसे बालकों को प्रशिक्षित करने में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो उनके सहन करने लायक होते हैं और कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सहन करने लायक नहीं होते हैं। लेकिन हम उसे नकार नहीं सकते, हम उस व्यवहार में, हमारा जो उद्देश्य है वह है कि उस व्यवहार में हम पूरी तरह से क्या करें, परिवर्तन करें, ना कि उसे पूरी तरह से नकार दें। हम ये नहीं कह सकते कि हम इस बालक को प्रशिक्षित नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें इसके विद्यालय से निकाल देना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ऐसा उद्देश्य हमारा नहीं हो सकता। बल्कि हमारा उद्देश्य होता है कि ये जो व्यवहार यहाँ सीख कर आया है, जैसी मानसिकता ये हमारे पास लेकर आया है, हमें उसमें 100% क्या करना है, सुधार करना है, उसके सोचने के ढंग को बदलना है, उसकी कार्यशैली में परिवर्तन करना है, उसमें संवेदनशीलता का विकास करना है, उसमें भिन्न भिन्न कौशलों का विकास करना है। क्योंकि जिस प्रोफेशन के लिए आप हमारे पास आ रहे हो वह प्रोफेशन अपने आप में एक सम्मानीय प्रोफेशन है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता होता है, चाहे शिक्षक कैसा भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षक आपका प्राइवेट नौकरी करता है या शिक्षक एक सरकारी नौकरी करता है। लेकिन आपका जो प्रोफेशन है, एक शिक्षक के रूप में आपसे माता पिता भी आपसे और अन्य गार्जियंस भी अपेक्षा करते हैं कि आपका व्यवहार पूरी तरह से नियंत्रित और संतुलित होना चाहिए। हमने अपना बालक आपको सौंप दिया, ये चीज़ उनकी होती है, ये भावना उनकी होती है कि हमने अपना बालक जैसा भी है वैसा आपको सुपुर्द कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे क्या बनाते हो, आप इसे हमें किस प्रकार से लौटाते हो। तो एक टीचर के ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वहाँ पर शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षण विधियों का सोच समझ का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संपूर्ण विकास को हम व्यवहार परिवर्तन की संज्ञा दे देते हैं। इस व्यवहार परिवर्तन में बालक के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, तीनों ही पक्ष सम्मिलित होते हैं। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है बालक का सर्वांगीण विकास
करना। इन तीनों पक्षों से रिलेटेड ही किसी टीचर को डिसीजन लेने होते हैं कि जो बालक हमारे पास आया है उसके ज्ञानात्मक पक्ष का विकास कैसे किया जा सकता है, उसके क्रियात्मक पक्ष का विकास कैसे किया जा सकता है, उसके भावात्मक पक्ष का विकास कैसे किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली की सफलता भी इस व्यवहार परिवर्तन, इन तीनों की प्राप्ति से ही सफल मानी जाती है। जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, उसकी सफलता बालक के व्यवहार परिवर्तन पर ही डिपेंड करती है। अगर हम बालक में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं ला सके हैं, हम उसके व्यवहार को परिमार्जित नहीं कर पाए हैं शिक्षक के रूप में, तो हमारी शिक्षण शैली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि आपने बच्चे को क्या दिया, आपकी शिक्षा ने उसके व्यवहार को किस प्रकार परिवर्तित नहीं किया, परिमार्जित नहीं किया। मूल्यांकन पहले ये कहा जाता था, बालक का एक जगह से दूसरी जगह जब जाता था तो ये कहा जाता, आपने देखा होगा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही सिखाया है क्या, लेकिन वर्तमान में ये सिखाया जाता है कि आपने कौन से विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, कौन से टीचर पढ़ाते थे तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, इसलिए शिक्षक का जो दायित्व होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा निम्नांकित बातों के बारे में डिसीजन लिया जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है, कौन से डिसीजन लिए जाते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है, सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली हैं। सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली हैं। बालकों के व्यवहार परिवर्तनों के स्तर का मापन किया जाता है। ये मैंने आपको तीनों ही बिंदु स्पष्ट कर दिए कि वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया बालक केंद्रित होने के कारण तीन बिंदुओं की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है कि जो शिक्षण उद्देश्य हमारे निर्धारित किए गए हैं उनमें उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। आपके द्वारा जो उपकरण और विधियां उपयोग की गई है उनके द्वारा उन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या सहायता मिली है, वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने प्रतिशत तक सफल बना पाई हैं। इस प्रकार शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के विषय में डिसीजन लिया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। इन बातों पर ध्यान रखा जाता है। सीखने के अनुभव कितने प्रभावशाली हैं कि बालकों में जो व्यवहार परिवर्तन हम चाहते हैं वह कितना हुआ है, उसके सीखने के अनुभव कितने अधिक प्रभावशाली हैं। बालकों के व्यवहार परिवर्तन के स्तर का मापन किया जाता है। जिस व्यवहार परिवर्तन की हमने उम्मीद की है वह व्यवहार परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार के ये तीनों बातें हमारे मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट होती हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा इन तीनों बातों की प्राप्ति पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि
सबसे ज़्यादा बात होती है कि विद्यालय में बालक जिस उद्देश्य से आ रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ अध्ययन कर रहा है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह प्रयासरत है, उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में विद्यालय उसकी क्या मदद कर पा रहा है। हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वह उसको कहाँ तक आगे ले जा रही है। तो यही है आकलन के उपागम, जिसमें हम इसको एक प्रक्रिया के रूप में हम देखते हैं और पूरे सेशन में, पूरे वर्ष में हम विद्यार्थी के द्वारा की गई सभी एक्टिविटियों से संबंधित डाटा का कलेक्शन करते हैं। उसके आधार पर बालक के विषय में घोषणाएं बनाते हैं। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हमने करा दी है, कई बार हमारे द्वारा प्रयोग की गई उपकरण और विधियाँ भी इतनी कारगर होती हैं कि हमें उम्मीद से ज़्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। कितने % तक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। सभी क्रियाओं को उद्देश्य केंद्रित बनाने का प्रयास शिक्षण के द्वारा ही किया जाता है। यह जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह बिना उद्देश्य के आगे नहीं बढ़ सकती। इससे बालकों के सीखने के अनुभव भी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं कि बालक क्या सीखना चाहता है, उसमें सीखने की, उसमें अधिगम ग्रहण करने की कितनी जिज्ञासा मौजूद है। हम उसे जिस प्रकार का वो हमारे पास आया है, हम उसे किस रूप में, किस लिए समाज को लौटाते हैं, किस लिए माता पिता को लौटाते हैं, आगे हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।